सोचिए जब एक जज को केस से हटाने की डिमांड सिर्फ उनके जुडिशियल डिसीजंस तक लिमिटेड ना रहे बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स पर भी सवाल उठने लगे, तब सिचुएशन सिर्फ एक केस की नहीं रहती। तब सवाल उठता है जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट का क्या होगा और क्या कोर्ट्स सच में इंडिपेंडेंट नजर आएंगे। और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी अपनी बात रखने के लिए बाय जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, वही फॉर्मर सीएम अब कह रहे हैं कि उन्हें ढंग से सुना नहीं गया। इसके अलावा और कौन से नए एलिगेशंस वो सिटिंग दिल्ली हाईकोर्ट जज के खिलाफ लेकर आए हैं, चलिए समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ये पूरा इशू एक रिक्यूजल प्ली से स्टार्ट होता है। रिक्यूजल का मतलब होता है कि किसी जज से रिक्वेस्ट की जाए कि वो किसी पर्टिकुलर केस से खुद को अलग कर ले। ये तब होता है जब किसी पार्टी को लगता है कि जज की न्यूट्रलिटी पर डाउट हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जज के फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल सिस्टम से है और इसी वजह से एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस अराइज होता है। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि देयर वाज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी एप्रीहेंशन को और एम्पलीफाई करता है। यानी उनका आर्गुमेंट ये नहीं है कि जज एक्चुअली बायस्ड है, बल्कि ये है कि सिचुएशन ऐसी है जहां एक आम इंसान को भी डाउट हो सकता है कि प्रोसीडिंग्स कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होंगी। और लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। अब अपने एफिडेविट में अरविंद केजरीवाल ने डिटेल्ड एलिगेशंस लगाए हैं रिगार्डिंग द प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स ऑफ द जजेस सन एंड डॉटर। उन्होंने कहा कि द ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्लोज दैट मिस्टर ईशान शर्मा इज इम्पैनल्ड एज ग्रुप ए पैनल काउंसिल, मिस शांभवी शर्मा इज इम्पैनल्ड एज गवर्नमेंट प्लीडर। इसका मतलब ये है कि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं एज पैनल लॉयर्स। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल न्यूआंस आता है। अरविंद केजरीवाल ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि ये पोजीशंस ऑनररी नहीं है। उन्होंने कहा कि दीज आर नॉट ऑनररी पोजीशंस बट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स इन्वॉल्विंग एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क, कोर्ट अपीयरेंसेस एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। यानी सिंपल शब्दों में समझे तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है बल्कि एक्चुअल काम मिलता है, केसेस असाइन होते हैं और उसके लिए पेमेंट भी मिलता है। इससे उनका ये पॉइंट स्ट्रेंथन होता है कि ये रिलेशनशिप रियल और ऑनगोइंग है। और इस आर्ग्यूमेंट को सॉलिड बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई डेटा का भी सहारा लिया। एफिडेविट के अकॉर्डिंग 2487 केसेस वर मार्क्ड इन 2023, 1784 केसेस इन 2024 एंड 1633 केसेस इन 2025। ये नंबर्स यूज करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जज के सन को काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट वर्क मिल रहा है और ये कोई आइसोलेटेड या रेयर अकरेंस नहीं है। और इसमें एक क्रिटिकल लिंक भी आता है जो है एसजी तुषार मेहता का रोल। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस पैनल लॉयर्स को केसेस एलोकेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस पर्टिकुलर केस में वही सॉलिसिटर जनरल सीबीआई के लिए अपीयर कर रहे हैं और केजरीवाल के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि द एप्रीहेंशन बिकम्स डायरेक्ट, ग्रेव एंड इम्पॉसिबल फॉर मी टू इग्नोर। और ये एक लेड आर्ग्यूमेंट है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो लीगल अथॉरिटी उनके अगेंस्ट कोर्ट में आर्ग्यू कर रही है वही सिस्टम जज के फैमिली मेंबर्स को काम भी दे रही है। इससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, चाहे एक्चुअली ऐसा हो या ना हो। अब अरविंद केजरीवाल ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो जज पर कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा रहे। क्लियरली बोला कि नो एलिगेशन ऑफ एक्चुअल बायस, लेकिन उनका फोकस ये है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ एक रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइज होता है। लॉ में ये एक एक्सेप्टेड ग्राउंड है रिक्यूजल के लिए। आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि जज बायस्ड है, बस इतना दिखाना होता है कि एक फेयर माइंडेड पर्सन को डाउट हो सकता है। अब इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने प्रोसीजरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। उनका कहना है कि जब हियरिंग हो रही थी तब उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया अपनी रीजॉइंडर सबमिशन रखने का। उन्होंने मेंशन किया कि प्रोसीडिंग्स उनके जाने के बाद भी चली और कंटिन्यूड टिल 7 PM। उनका कहना है कि इससे उनकी एप्रीहेंशन और बढ़ गई है। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि कोर्ट ने रिक्यूजल एप्लीकेशन पेंडिंग होने के बावजूद कुछ इफेक्टिव डायरेक्शंस पास कर दिए थे जो उनके राइट्स को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि उन्हें 1 वीक के अंदर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया। उनका कहना है कि ये सब एक्शंस मिलकर एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां न्यूट्रलिटी का अपीयरेंस कॉम्प्रोमाइज होता है। अब अगर हम दूसरी साइड देखें तो एसजी तुषार मेहता ने इन एलिगेशंस को स्ट्रांगली अपोज किया है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि एप्रीहेंशंस ऑफ एन इमेच्योर माइंड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो ये सजेस्ट करता है कि उनके अकॉर्डिंग ये कंसर्न्स लीगली सस्टेनेबल नहीं है।
अब उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि ये मैटर इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट का है। उनका कहना है कि अगर जजेस को ऐसे एलिगेशंस के बेसिस पर रिक्यूज होने के लिए कहा जाएगा तो जुडिशरी की फंक्शनिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने वार्निंग दी कि रिक्यूजल ऑन अनफाउंडेड एलिगेशंस वुड सेट अ प्रेसिडेंट। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। जैसा कि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपनी बात रखने की, लेकिन रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी, लेकिन स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने प्रोसीजरल कंसर्न्स भी रेस किया। कहना था कि जब कोर्ट ने 13 अप्रैल को ऑर्डर रिजर्व किया तब प्रोसीडिंग्स इवनिंग तक चलती रही, कंटिन्यूड टिल 7 PM, और उन्हें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू मेक रीजॉइंडर सबमिशंस नहीं दिया गया। और ये भी कहा गया कि कोर्ट ने कुछ इफेक्टिव डायरेक्शंस पास कर दिए थे जो उनके राइट को इम्पैक्ट करते हैं। अब इस केस का एक और डायमेंशन है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पहले भी इस मैटर से रिलेटेड केसेस में ऑर्डर्स पास कर चुकी हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट चैलेंज पिटिशन डिसमिस की थी। दूसरे अक्यूज्ड जैसे मनीष सिसोदिया और की कविता को भी रिलीफ डिनाई किया था। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को हाईलाइट किया और कहा कि जज ने स्ट्रॉन्ग एंड कंक्लूसिव फाइंडिंग्स दिए हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने अपने एफिडेविट में ये भी हाईलाइट किया कि ये केस पॉलिटिकली सेंसिटिव है। वो एक अपोजिशन लीडर है और उनके अगेंस्ट एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के केज्ड पैरेट ऑब्जर्वेशन का रेफरेंस भी दिया जो सीबीआई के कंटेक्स्ट में यूज हुआ था। उनका कहना है कि ऐसे कंटेक्स्ट में परसेप्शन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में पब्लिक स्क्रूटनी ज़्यादा होती है। अगर लोगों को लगता है कि प्रोसेस फेयर नहीं है तो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इवन परसेप्शन ऑफ बायस भी अवॉइड होना चाहिए। अब ये पूरा मैटर एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में कन्वर्ट हो चुका है। एक तरफ है लिटिगेंट का राइट टू फेयर ट्रायल एंड इम्पार्शियल जज, दूसरी तरफ है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और डिग्निटी। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और इनके बीच बैलेंस मेंटेन करना ईजी नहीं होता। अगर कोर्ट रिक्यूजल अलाउ करती है तो एक मैसेज जाएगा कि जुडिशरी परसेप्शन को सीरियसली लेती है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहती है। लेकिन अगर एलिगेशन वीक या अनफाउंडेड हुए तो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है। अगर कोर्ट रिक्यूजल रिजेक्ट करती है तो वो अपनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दिखाएगी और ये सिग्नल देगी कि बस एलिगेशंस के बेसिस पर जजेस को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन उस सिचुएशन में पब्लिक परसेप्शन का क्या होगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।